नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अचीवर्स इंस्टीट्यूट में। तो आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज व्यवस्था पर। तो सबसे पहला हम इनका संवैधानिक ढांचा यानी कि भाग एक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। इसमें जो सोर्स लिया गया हालांकि वो है आपकी एम लक्ष्मीकांत की बुक, 6th एडिशन है जो नया, उसका पूरा का पूरा हम इसमें रिव्यू करेंगे। आप कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी हो या कोई भी अदर स्टेट एग्ज़ाम, एसएससी, बैंकिंग, हर के रिलेवेंट इससे जहाँ भी आपके पॉलिटी के क्वेश्चन बनते हैं तो ये आपके पूरी की पूरी सीरीज में काम आएगा। तो हर एग्ज़ाम के रिलेवेंट ये कोर्स है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम क्यों पढ़ें इस चीज़ को सबसे पहले राज व्यवस्था में, तो इससे लिए हम जब जैसे कि ऐसे समझ सकते हैं हम, जब कभी आप कहते हैं कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है यानी कि लोकसभा के प्रति आंसरेबल होनी, ये आंसरेबल होने का या जवाबदेही होने की जो प्रावधान है ये कहाँ से आया है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसको जानने के लिए हमें इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आपका जो जनता टैक्स जमा करती है उसका जो पैसा जमा होता है वो संचित निधि यानी कि कॉन्सोलिडेटेड फंड में जमा होता है। अब वहाँ से पैसा निकालने के लिए किसी भी मंत्री को पैसा निकालने के लिए संसद की मंजूरी होती है। अगर कोई मंत्री चाहे कि मैं घर बनाना चाहता हूँ, ऐसे पैसे निकालना चाहता हूँ, तो सबसे पहले उसको संसद की मंजूरी लेनी पड़ेगी ना, तो सीधे ही वो पैसे नहीं निकाल सकता है। तो इस तरीके से वो किसी के प्रति जवाबदेही है, उसकी किसी के प्रति जवाबदेही है, उत्तरदायी है उसका, उसके प्रति आंसरेबल है। तो ये आंसरेबल होने का जो प्रावधान है, इसको समझने के लिए हमको संविधान का इतिहास समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें आगे को ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी आपकी 1600 में। हालांकि इससे पहले भी आपके व्यापार करने के लिए 1498 में पुर्तगाली लोग आ गए थे। वास्को डी गामा जब भारत आया था 1498 ईस्वी में, तो वो व्यापार के उद्देश्य से आया था। किस चीज़ का व्यापार? टेक्सटाइल का, आपका मसालों का। जो दुनिया की उस समय भारत जो था पूरी दुनिया की 1/3 जीडीपी को कवर करता था। पूरी की पूरी दुनिया की 1/3 जीडीपी को कवर करता था। समृद्ध देश था एक भारत उस समय। तो ये व्यापार करने के उद्देश्य से आए। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी आपकी 1600 ईस्वी में व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आई थी। जब ये व्यापार करने के उद्देश्य तो भारत आई, तो इसने देखा कि यहाँ क्या है, सत्ता का विकेंद्रीकरण है। यानी कि अलग अलग केंद्र है सत्ता के, हर जगह पर अलग अलग सत्ता का शासन है। तो इसने इस सत्ता को हासिल करने के लिए इन पर फूट डाली और धीरे धीरे इसने सत्ता को हथियाना शुरू कर दिया। तो पहले तो व्यापार के उद्देश्य से आई थी। तो इसके लिए आपको पता है कि 1764 यानी कि 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में जो दीवानी अधिकार है प्राप्त करने का अर्थ है कि कंपनी जो थी बंगाल, बिहार, उड़ीसा में राजस्व वसूल करने का जो अधिकार है वो कंपनी को मिल गया। यानी कि 3 ऐसी प्रेसिडेंसियाँ थी, यानी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा। यहाँ का जो टैक्स था, जो टैक्स कलेक्शन था, उसको रखने का अधिकार किसको मिल गया? कंपनी को मिल गया 1765 में। अब कंपनी को पैसा मिल रहा है तो कंपनी प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कंपनी प्रॉफिट नहीं हुआ, कंपनी को क्या हो गया? लॉस हो गया। अब ये लॉस क्यों हुआ? लॉस इसलिए हुआ, कंपनी के कर्मचारी क्या कहते थे? भ्रष्टाचार कर रहे थे, जिसके कारण कंपनी गई ब्रिटिश सरकार के पास और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप क्या करो, कंपनी के ऊपर कंट्रोल करिए, कंपनी के ऊपर कंट्रोल करिए। तो सरकार ने कंपनी के ऊपर कंट्रोल, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी पर कंट्रोल किस माध्यम से लाए? एक्ट के माध्यम से। तो इस एक्ट जो धीरे धीरे कंपनी के नियंत्रण करने लगी, धीरे धीरे कंपनी को समाप्त कर दिया। बाद में उसमें ब्रिटिश राज ने शासन करना शुरू कर दिया। तो ये सब का सब आपका कंपनी ने एक्ट के माध्यम से पढ़ा। तो इसीलिए हमको सबसे पहले एक्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी थी। तो इसमें 2 चरण थे आपके एक्ट में। पहला है आपका कंपनी का शासन, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर 1858 तक चला था, 1857 की क्रांति के बाद। उसके बाद कंपनी को ब्रिटिश सरकार ने कहा कि आपके बस का नहीं है, आप सत्ता नहीं संभाल पा रहे हो, तो इसलिए हम शासन करेंगे। तो उसके बाद का जो शासन 1947, जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं होता है 15 अगस्त 1947 तक, उसको सम्राट का शासन यानी कि ताज का शासन कहा जाता है।
तो 1773 का ऊपर जो नियंत्रण स्थापित करने के लिए कहा गया, इसे कहा गया रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का जो पहला एक्ट लेके आई ब्रिटिश कंपनी, जो कंपनी के ऊपर कार्यों को जो नियंत्रित करने के लिए पहला कानून लेके आई आपकी ब्रिटिश सरकार, वो थी आपकी रेगुलेटिंग एक्ट। अब इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान दिए गए थे ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें था, भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका कार्य, जो ईस्ट इंडिया के कार्य हैं उनको नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार का ये पहला कदम था। तो इसमें क्या बनाया गया, केंद्रीय प्रशासन यानी कि नींव रखने के लिए एक कोड ऑफ डायरेक्टर का पद निर्धारित किया गया। कोड ऑफ डायरेक्टर का पद क्या था, ये डायरेक्टली आंसरेबल था आपका किसके प्रति, ब्रिटिश सरकार। कंपनी में कितना राजस्व इकट्ठा हो रहा, कंपनी किस तरीके से काम करी है, वो सारा का सारा जो देख रेख होती थी वो इसी के अंडर होती, और ये रिपोर्ट करता था किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। अगर कुछ भी गलत होता तो कंपनी में, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इसका गला पकड़ती, यानी कि इसको पूछती कि किस कारण से ऐसा हो रहा है। थर्ड आया आपका जो नेक्स्ट प्रावधान था इसमें, वो था आपका कि बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर और 3 प्रेसिडेंसी गवर्नरों का एक गवर्नर जनरल बना दिया। मतलब कि देखिए, ये आपका भारत का हिस्सा, ये मुंबई का, और ये आपका मद्रास था, और ये आपका था बंगाल। अब देखिए, मुंबई और यहाँ का अलग गवर्नर था, यहाँ का अलग गवर्नर था, मद्रास का, बंगाल का और मुंबई का। जो मुंबई और मद्रास के गवर्नर थे, इनको किसके अधीन कर दिया गया, अब कर दिया इसको बंगाल के गवर्नर के अधीन, और उसको गवर्नर जनरल कहा गया। इसमें जो पहला गवर्नर जनरल बना हमारा, वो था आपका वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग आपका गवर्नर जनरल बना था पहला। नेक्स्ट हम बात करते हैं, 3 प्रेसिडेंसियों को मिलाकर आपका मद्रास, इसको मुंबई के बंगाल के अधीन कर दिया गया, मुंबई और मद्रास को। और जो समस्त सैनिक सिविल सदस्य, अब ये बंगाल का गवर्नर अकेले तो कंट्रोल नहीं कर सकता है ना इतने बड़े 3 राज्यों को, तो इसके लिए आपका 3 प्रेसिडेंसियों को अकेले कवर नहीं कर सकता है। इसके लिए इसको 4 सदस्यीय आपकी एक परिषद सौंपी गई, जिसको हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहते हैं। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ये 4 सदस्य देखते थे कि काम किस तरीके से चलेगा, कानून बनने लागू करने का काम इन्हीं का था, ये 4 सदस्यीय जो परिषद थी, यानी कि हम इसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। और 1774 में आपका यहाँ पर बना दिया गया क्या, कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी। इसके मुख्य न्यायाधीश थे जो आपके, वो थी आपकी एलिजा एम्पे, पहली मुख्य न्यायाधीश कहाँ की, कोलकाता की। हालांकि इसके साथ 3 अन्य सहायक वो भी थे ये, लेकिन मुख्य न्यायाधीश जो एलिजा एम्पे 1778 कोलकाता में सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट बना था जो पहला। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो नेक्स्ट एक्ट लाई थी। अब जो भी आपके एक्ट कमी रहेगी थी इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, तो उसके बाद आया आपका 1781 का संशोधन अधिनियम, यानी कि कुछ उसमें नए बदलाव करने के लिए, या बंदोबस्त अधिनियम, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी इसको जानते हैं। तो गवर्नर जनरल और काउंसिल की कंपनी के कर्मचारियों के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया उसमें। और प्रांतीय न्यायालय की अपील गवर्नर जनरल की काउंसिल के पास थी। प्रांतीय न्यायालय थे जो उनकी जो अपील थी वो गवर्नर जनरल के पास थी, अब क्योंकि बंगाल का गवर्नर जनरल अब 2-3 का गवर्नर जनरल बन गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये है आपका, इसके बाद जो एक्ट आया वो आता है पिट्स। पिट्स कौन था, पिट्स था उस समय ब्रिटेन का क्या था आपका, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था उस समय आपका पिट्स, उसी के नाम पर एक्ट बना। तो ये आया था आपका, इम्पोर्टेंट है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब इसमें क्या हुआ, इस एक्ट की खासियत क्या है, कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया। अभी तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पद ही था, अब देखिए 2 पद आ जाते हैं। देखिए, व्यापारिक कार्यों के लिए आपके बोर्ड डायरेक्टर का पद था, और राजनीतिक कार्यों के लिए आपका किसका पद आ गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का पद आ गया था। और कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्र पर अब ब्रिटिश था। अब जो भी क्षेत्र कंपनी के अधिकार क्षेत्र में था उस समय, वो अब किसके क्षेत्र के अंतर्गत आ गया, आपका ब्रिटिश, मतलब कि ब्रिटिश सरकार के हाथ में आया, ब्रिटिश ताज के हाथ में आ गया। तो इसमें जहाँ कंपनी का रूल चलना था वहाँ अब किसका चलेगा, ब्रिटिश ताज का। ये पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुआ था। इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिए आप, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका, वो आता है आपका चार्टर अधिनियम। चार्टर का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र। तो चार्टर अधिनियम 1813 का,
ठीक है। तो सबसे पहले इसमें है कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वो समाप्त, लेकिन जहाँ अब कंपनी ही सिर्फ भारत में व्यापार कर सकती थी और कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश व्यापार नहीं कर सकता, तो एकाधिकार समाप्त है। कंपनी ही व्यापार नहीं करेगी, अब कोई भी व्यक्ति आएगा वो व्यापार यहाँ कर सकता है। खाली एक अधिकार छोड़ दो अधिकार इसको दिए गए कि चाय और चीन का व्यापार सिर्फ कंपनी करेगी, बाकी और अधिकारों पर कोई भी आ सकता है और कोई भी व्यापार कर सकता है। और यहाँ पर ईसाई मिशनरियों का, ईसाई मिशनरी होते हैं जो भारत में धर्म प्रसार के लिए आते थे, ये चाहते थे कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ईसाई धर्म का प्रसार हो, क्योंकि अलग अलग यहाँ अलग अलग धार्मिक धर्म के लोग रहते थे। ये चाहते थे कि इनको बांटा जाए और ईसाई धर्म यहाँ पनपा जाए, कहाँ, भारत में। इसलिए ईसाई धर्म, ईसाई मिशनरी होते हैं जो, उनको यहाँ लाया गया इनके प्रचार प्रसार करने के लिए, ईसाई मिशनरियों को। और पश्चिमी शिक्षा का प्रसार की व्यवस्था भी यहाँ गई, पश्चिमी जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसका भी यहाँ प्रचार प्रसार किया गया। अब आगे हम इसमें देखेंगे 1833 का चार्टर अधिनियम। अब इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हुई, देखिए। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, अभी तक हमने पढ़ा था कि जो मद्रास और मुंबई के गवर्नर थे उनको किसके अधीन कर दिया गया था, बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया था। तो अब क्या किया, इन दोनों को समाप्त कर दिया गया और कहा गया कि पूरे भारत में सिर्फ एक ही गवर्नर जनरल होगा, और जहाँ जहाँ ब्रिटिश राज के कब्जे हैं, ब्रिटिश जो सरकार है उसके कब्जे वाला संपूर्ण क्षेत्र या कंपनी के कब्जे वाला संपूर्ण क्षेत्र, आप भारत का उसमें जो कंपनी ब्रिटिश सरकार है वो नियंत्रण करेगी भारत के अंतर्गत। तो इसमें जो पहला भारत का गवर्नर जनरल बनेगा वो बनेगा आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग। याद रखना आपको, अगर बंगाल का गवर्नर पूछा जाएगा तो वो है आपका क्या, वो है आपका वॉरेन हेस्टिंग। अगर भारत का गवर्नर जनरल आएगा क्वेश्चन में तो वह है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। किस अधिनियम के द्वारा, 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट आता है शासन का केंद्रीकरण। शासन का केंद्रीकरण का अर्थ है, अगर कहीं भी, जैसे आप देखिए, कहीं भी इमरजेंसी लगती है 352 या 356 के तहत अगर कहीं भी इमरजेंसी लगती है तो उस दौरान आपका 352 और 356 के तहत अगर कहीं भी आपकी इमरजेंसी लगती है तो उस दौरान क्या होता है कि जो शासन वहाँ का चलता है ना, वहाँ की जो विधानसभा भंग हुई रहती, तो उसको कंट्रोल कौन करता है, केंद्र, लोकसभा, राज्यसभा, संसद उस टाइम उसका काम करती है। वहाँ एक आपका गवर्नर की स्थापना जो उस कार्य को देखता है। तो इस तरीके से वहाँ राष्ट्रपति शासन लगे, यानी कि शासन का क्या हो गया, केंद्रीकरण हो गया। एक ही स्तर से पूरा का पूरा वहाँ क्या होगा, कंट्रोल होगा। जैसे कि हम और समझ सकते हैं कि राज्य सरकार में जैसे आपकी सूचियाँ होती हैं 61 और समवर्ती सूची में होती हैं आपके 52। राज्य 61 क्षेत्रों में राज्य सरकार अपना कानून बना सकती है और 52 विषयों में अपना समवर्ती सूची में या केंद्र बना सकती है, राज्य दोनों बना सकती हैं समवर्ती सूची में। अगर कोई ऐसा काम होता है कि जहाँ केंद्र की बात आ रही है, वहाँ पर ज़रूरी है, तो उस वहाँ पर केंद्र सरकार ही अपना कानून बनाएगी। तो मतलब कि वहाँ पर क्या हो गया, शासन का केंद्रीकरण हो गया, यानी कि सेंट्रलाइजेशन हो गया। केंद्रीकरण होने का मतलब कि वहाँ पर शासन क्या करने गया, सेंट्रलाइजेशन हो गया उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे जो मुंबई और मद्रास है उसकी परिषदों की विधि निर्माण शक्तियाँ जो है वो वापस ले लिया गया, यानी कि जो जितनी इनकी शक्तियाँ थी वो वापस ली गई है और उनको समाप्ति कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद हम बात करेंगे कि एक्ट के बाद जो है गवर्नर जनरल की परिषद के द्वारा विधि नियम को अधिनियम कहा जाने लगा, यानी कि इससे पहले जो भी हमने कानून पढ़े उनको विधि निर्मित विधि जो कानून पढ़े थे उनको नियमन कहते थे, या हम कह सकते हैं एक्ट कैसे। तो इसके बाद हम क्या कहा जाने लगा, उनको अधिनियम कहा जाने लगा इस चार्टर एक्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1853 का चार्टर अधिनियम। इसमें हम देखिए, स्टोरी समझिएगा, आपको आप इसको रटते होंगे, लेकिन अगर स्टोरी के साथ समझेंगे तो इसको बार बार आपको शायद रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आगे बढ़ते हैं हम। इसमें देखिए 1853 का चार्टर अधिनियम विधायी कार्यों और प्रशासनिक कार्यों से पृथक किया गया। विधायी कार्यों को क्या किया गया, प्रशासनिक कार्यों से अलग किया गया। देखिए हमने पढ़ा था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो इस काम को देखती थी, 4 विधायी शक्तियों को भी वो काम करने को देखती थी। अब यहाँ क्या बनाया गया, 6 सदस्यीय कानून बनाने के लिए 6 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। ये काउंसिल के तौर पर थी, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल के तौर पर ये काम करती जो सिर्फ कानून बनाने हैं। इससे पहले एक ही संस्था थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो हमने पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट में, लेकिन यहाँ पर इसको 2 भागों में बांट दिया गया। 6 सदस्यीय क्या बना दी गई है आपकी विधि निर्माण के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण कर दिया गया।
अब दो भागों में बढ़ गई, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बाकी चीज़ों के लिए, और कानून बनाने के लिए आपका क्या बना दिया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसके बाद नेक्स्ट है कि कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतिभागी परीक्षाओं की नियुक्ति का आधार है। देखिए उस समय क्या होता था, अगर कंपनी में किसी को जॉब करनी है, नौकरी करनी है, तो लंदन में एक स्कूल था, लंदन में कॉलेज था, जहाँ से अगर किसी ने पढ़ लिया तो वो डायरेक्टली कंपनी में जॉब कर सकता है, कंपनी में काम कर सकता है कंपनी के लिए। तो इसके बाद, इस एक्ट के बाद क्या हुआ कि वहाँ ब्रिटिश राज ने एक परीक्षा का आधार बना दिया गया। लंदन में ही ये परीक्षा होती थी, हालांकि एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करने, जैसे कि आपको आईएएस बनना है, अगर कहें तो आईएएस बनना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यूपीएससी का एग्ज़ाम करना पड़ेगा और कंपटीशन करना पड़ेगा, और पास होकर सिविल सर्विसेज आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या करा गया, इसी तरीके से यहाँ परीक्षाओं का आधार बना गया कि कंपनी में जो भी कर्मचारी हुआ है वो परीक्षा दे के बनेगा। और यहीं से भारतीयों के लिए भी इसमें अनुमति की, इससे पहले नहीं, भारतीयों को भी क्या दे दी, अनुमति दे दी कि आप भी आकर यहाँ क्या कर सकते हैं, इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं और सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके सिविल सर्विस के पद की भी उत्पत्ति हुई है। उसके बाद हम बात करेंगे कि विधान परिषद जो है, इसमें विधान परिषद 1853 चार्टर एक्ट से ही आए। जो हम विधान परिषद आज सुनते हैं इस समय, लेकिन एक काउंसिल के तौर पर थी, लेकिन विधान परिषद जो है वो आपके 1853 के एक्ट से ही आई हुई। उसके बाद हम बात करते हैं चार्टर एक्ट की श्रृंखला में पारित अधिनियम, अंतिम अधिनियम था। चार्टर एक्ट के उसमें यह पारित अंतिम अधिनियम था। इसके बाद के जो हम एक्ट पढ़ेंगे ना, ताज का शासन आ जाएगा, सम्राट का शासन, उसमें हम भारत सरकार अधिनियम पढ़ेंगे। उसमें यह आपका चार्टर एक्ट थे। इसके बाद चार्टर आपको नाम नहीं सुना जाएगा, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद क्या हो गया था, आपका पूरा का पूरा कंपनी को समाप्त कर दिया गया था और ब्रिटिश सरकार ने पूरी की पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। जितने भी आपके हमें अभी तक आपने जितने ये पढ़ा, ये कंपनी का शासन पढ़ा, इसके बाद हम ताज का शासन नेक्स्ट लेक्चर में इसके कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।